नमस्कार। आज का हमारा विषय रहेगा एस्किमो जनजाति। इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है, वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, अर्थात वहाँ का भौगोलिक वातावरण जिसके अंदर वहाँ की मिट्टी, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ का तापमान, वहाँ की वर्षा कितनी होती है। इसके अतिरिक्त वो किस प्रकार का व्यवसाय करती है, उनका समाज किस प्रकार का है, किस प्रकार का वो भोजन करती है, उनके शारीरिक लक्षण किस प्रकार के हैं, ये आज के लेक्चर के अंदर हम सीखें। सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं एस्किमो शब्द से। एस्किमो शब्द का मतलब क्या है? एस्किमो जो शब्द है इसका मतलब है मांस खाने वाला या कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला अर्थात एस्किमो जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। लेकिन वर्तमान समय के अंदर अगर हम देखें तो जो एस्किमो लोग हैं इन्होंने अपना नाम एस्किमो से बदलकर एक नया नाम रख लिया है जिसको इन्यूट बोला जाता है। इन्यूट से क्या अभिप्राय है? जैसे हमने एस्किमो के बारे में पढ़ा, एस्किमो का मतलब है कच्चा मांस खाने वाला, उसी तरीके से इन्होंने अपना एक नया नाम रखा है। कौन सा? इन्यूट। इन्यूट का मतलब क्या है? इन्यूट का मतलब जो बदलेना, अर्थात एस्किमो लोग खुद को क्या मानते हैं? इन्यूट मानते हैं, जो इतनी विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी खुद को नहीं बदल पाए या खुद को नहीं बदला उन्होंने। उनका वातावरण अगर हम देखें बहुत कठोर है, लेकिन आज भी वो वैसे का वैसा ही जीवन यापन कर रहे हैं जैसे वो पहले कर रहे थे। अगर हम देखें वर्तमान समाज के अंदर हमने क्या किया, अपने रहन सहन खान पान का ढंग है वो बदल लिया है, लेकिन जो एस्किमो लोग हैं आज तक उन्होंने अपने रहन सहन का खान पान का जो ढंग है वो नहीं बदला है। इसलिए एस्किमो की जगह ये क्या करते हैं? इन्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब है जो वातावरण के अनुसार बदलेना, खरा या सच्चा, जिसको हम बोलते हैं इन्यूट। इसके अतिरिक्त ये लोग इन्यूट भाषा बोलते हैं। इन्यूट नामक क्या करते हैं? ये भाषा बोलते हैं। तो ये था इसका शाब्दिक अर्थ। शब्द का अर्थ क्या है? एस्किमो शब्द का अर्थ क्या है, या ये जो शब्द वर्तमान के अंदर एस्किमो के स्थान पर यूज करें उसका मतलब क्या है। उसके बाद है इनका निवास स्थान। इनका निवास स्थान है वो आर्कटिक जो महासागर, आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव का जो एरिया है उसके चारों ओर आर्कटिक महासागर पाया जाता है। आर्कटिक महासागर के आसपास का जो क्षेत्र है जिसके अंदर अलास्का के आगे उत्तरी कनाडा, इसके अलावा ग्रीनलैंड के बाद उत्तरी यूरोप जिसके अंदर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के देश आते हैं। इसके अतिरिक्त जो रशिया का साइबेरिया का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर ये लोग निवास करते हैं। इसके अलावा अक्षांशीय आधार पर हम देखें तो ये लोग लगभग 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच ये लोग निवास करते हैं। अब क्षेत्र के अनुसार, जैसे मैंने आपको 4 या 5 देशों के नाम यहाँ बताए हैं, क्षेत्र के अनुसार जो एस्किमो लोग हैं इनका नाम भी बदलता जाता है। जैसे अगर हम देखें उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड, इस क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है? एस्किमो कहा जाता है। इसके अलावा यूरोप के जो स्कैंडिनेविया क्षेत्र है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है, 3 कंट्रीज है उसके अंदर, जैसे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, यानी उत्तरी यूरोप का जो भाग है उस क्षेत्र के अंदर इनको लेप्स या सामी कहा जाता है। साइबेरिया का जो क्षेत्र है, रसिया का जो क्षेत्र है उत्तरी साइबेरिया, उसके अंदर इनको याकूत, युकाधीर या चुकची कहा जाता है। अर्थात क्षेत्र के अनुसार इनका नाम बदलता जाता है। जैसे आपको बताया कि अलास्का का जो क्षेत्र है, कनाडा का जो क्षेत्र है और ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है वह इनको एस्किमो कहा जाता है। यूरोपियन जो क्षेत्र है जिसके अंदर नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर इनको लेप्स या सामी कहा जाता है। रसिया का जो उत्तरी भाग है, साइबेरिया जिसको बोला जाता है, उस क्षेत्र के अंदर इनको याकूत, युकाघीर और चुकची नाम से पुकारा जाता है। तो ये था इनका निवास स्थान। कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं आर्कटिक महासागर के चारों के क्षेत्र के अंदर, लगभग 65 डिग्री से लेकर 70 डिग्री जो आपका उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है वहां ये रहते हैं।
उसके बाद है भौगोलिक वातावरण इनका किस प्रकार का है, जिस स्थान के ऊपर ये रह रहे हैं वहां का भौगोलिक वातावरण किस प्रकार का। तो यहाँ हमने पढ़ा इनका निवास स्थान। यहाँ से एक चीज आपको समझ आ गई होगी कि ये रह रहे हैं 65 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ आपको पता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो लगभग 66.5 डिग्री के बाद आर्कटिक वृत्त जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद क्या है, सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती, सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती है। सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती है या तिरछी पड़ती है, इसके कारण यहाँ की जो जलवायु है, कौन से क्षेत्र की, जिस क्षेत्र के अंदर एस्किमो लोग रह रहे हैं वहां की जलवायु क्या है, शीत प्रकार की जलवायु, यानी बहुत ही ठंडी जलवायु यहाँ पाई जाती है। यहाँ शीत ऋतु बहुत ज्यादा लंबी होती है। इसके अलावा जो बाकी ऋतु हैं, जैसे गर्मी की जो ऋतु है, वर्षा ऋतु है, या बसंत जो ऋतु है, पतझड़ जो ऋतु है, वो लगभग 2 या 3 महीने की होती है। जो शीत ऋतु है वो 9 से 10 महीने के बीच की होती है, वो बहुत ज्यादा कठोर होती है। इस ऋतु के अंदर क्या है, तापमान अगर हम देखें तो -40 या 45 डिग्री, यानी माइनस में ही तापमान रहता है लगभग। क्यों? क्योंकि जलवायु बहुत ज्यादा ठंडी। जलवायु ठंडी क्यों है? क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती। इसके अतिरिक्त यहाँ क्या होता है, 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। नॉर्वे का आपने पढ़ा भी होगा कि नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश बोला जाता है। आधी रात के अंदर सूर्य चमकता रहता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि यहाँ दिन भी कई बार 6-6 महीने की हो जाती है और रातें भी क्या हो जाती है, 6-6 महीने की हो जाती है। इसके अलावा तापमान बहुत ज्यादा कम है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ पाई जाती है, बर्फ ज्यादा पाई जाती है। इसके कारण यहाँ आंधियां चलती है, बर्फ से भरी हुई बर्फीली आंधियां चलती है, जिनको ब्लिज़ार्ड्स कहा जाता है। ब्लिज़ार्ड्स, ये आंधियां इस क्षेत्र के अंदर चलती है। कौन से क्षेत्र के अंदर? जहां एस्किमो लोग रहते हैं। तो ये थी यहाँ की जलवायु। यानी जलवायु के अंदर हमने क्या पढ़ा कि शीत प्रकार की जलवायु, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। टेम्परेचर अगर देखें तो क्या है, माइनस के अंदर रहता है मोस्टली। इसके अलावा चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। बर्फ ही बर्फ पड़ने के कारण क्या है, यहाँ बर्फीली आंधियां चलती है, जिनको ब्लिज़ार्ड्स बोला जाता है। इसके अतिरिक्त आगे जो दूसरा है वो है वनस्पति। वनस्पति किस प्रकार की? अब यहाँ आपको मैंने बताया कि यहाँ जलवायु बहुत ज्यादा शीत है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। तो यह वनस्पति बहुत क्षीण मात्रा में पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। लेकिन जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी ऋतु के अंदर पाई जाएगी? वो ग्रीष्म या बसंत ऋतु के अंदर ही पाई जाएगी। उसके अंदर भी हम देखें तो जब बर्फ पिघल जाती है तो काई, लाइकेन और शैवाल, मुख्यतः ये 3 वनस्पति यहाँ मिलती है, काई, लाइकेन और शैवाल। इसके अलावा यहाँ विलो ट्री, आपने नाम सुना होगा, जिससे आप क्रिकेट का बैट, नाम सुना होगा आपने, क्रिकेट का बैट बनता है विलो ट्री, वो भी यहाँ पाई जाती है। वो उनके पेड़ भी यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन जो पेड़ है वो ज्यादा लंबे नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। तो वनस्पति अगर हम देखें तो मुख्यतः क्या पाई जाएगी, सील, लाइकेन और शैवाल, ये यहाँ वनस्पति पाई जाएगी। इसके अलावा जो ग्रीष्म ऋतु है उसके अंदर क्या हो जाता है, थोड़े बहुत रंग बिरंगे फूल हैं वो उगाते हैं, लेकिन वो भी थोड़े समय के लिए होते हैं, क्योंकि जैसे ही बर्फ छाएगी, बर्फ पड़ेगी, वैसे ही वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा है मिट्टी। अब यहाँ हमने ये पढ़ा कि इस क्षेत्र के अंदर बर्फ ही बर्फ है, इसलिए यहाँ मिट्टी का नामो निशान नहीं है, मिट्टी पाई नहीं जाती है। यहाँ की जो चट्टानें हैं वो ही धरातल का निर्माण करती है, पथरीली चट्टानें ही मिलेगी, मिट्टी बहुत कम मिलेगी, कहीं थोड़ी बहुत मिट्टी की परत मिल सकती है, अदरवाइज चारों ओर क्या मिलेगी, नंगी चट्टानें या बर्फ ही बर्फ मिलेगी। इसके बाद है जीव जंतु। अब जीव जंतु, यहाँ जो हमारे क्षेत्र के अंदर जीव जंतु है वो यहाँ स्टे नहीं कर सकते। क्यों सरवाइव नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत ज्यादा ठंडी है, इसलिए इस क्षेत्र के अंदर वो ही जीव जंतु निवास कर सकते हैं जिनका खून बहुत ज्यादा गर्म हो, या जिनकी चमड़ी या जिनकी खाल इस प्रकार की हो जो ऐसे वातावरण के अंदर सरवाइव कर सके। तो यहाँ जो जीव जंतु मिलते हैं उसके अंदर ध्रुवीय भालू मिलेगा। इसके अलावा रेडियर मिलेगा, ध्रुवीय भालू, रेडियर या केरीबाऊ जिसको बारहसिंगा भी बोला जाता है, ये यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ खरगोश, लोमड़ी, सील और व्हेल, ये मछली यहाँ मिलेगी। और कुत्ते,
इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ये जो जीव जंतु है ये इस क्षेत्र के अंदर केवल बसंत और ग्रीष्म काल का जो मौसम है उसी काल में पाए जाते हैं। जैसे ही शीत ऋतु होगी उसके बाद ये जीव जंतु यहाँ से क्या कर जाती हैं, पलायन कर जाती हैं। मोस्टली जो जीव जंतु, सारे तो नहीं करते, लेकिन मोस्टली जीव जंतु क्या कर जाते हैं, यहाँ जैसे ही शीत ऋतु आएगी यहाँ से क्या कर जाती है, पलायन कर जाती है। तो ये था इनका भौगोलिक वातावरण। तीसरा जो पॉइंट मैंने लिखा है वो है शारीरिक लक्षण। अगर हम देखें तो जो एस्किमो जनजाति है वो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। मंगोल प्रजाति के जो लक्षण है, शारीरिक लक्षण है, उनसे मिलते जुलते ही इनके लक्षण मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एस्किमो का संबंध मंगोल प्रजाति से रहा है। तो इनका अगर हम शरीर देखें, इनका कद देखें, इनकी चमड़ी का रंग देखें, तो जो मंगोलियाई लोग हैं, मंगोल जो प्रजाति है उनके जैसा होगा। इनका कद किस प्रकार का होगा? इनका जो कद है वो 150 से 160 सेंटीमीटर, यानी ये मझोले मीडियम साइज की होती है। न तो ज्यादा लंबा कद मिलेगा इनका और न ही ज्यादा छोटा कद मिलेगा। इसके अलावा इनका चेहरा सपाट मिलेगा और चेहरा क्या मिलेगा, चौड़ा मिलेगा। चमड़ी का जो रंग है वो क्या मिलेगा, या तो भूरा या पीला, जो मंगोल प्रजाति का वैसा ही मिलेगा। इनका सिर लंबा मिलेगा और खड़े बाल मिलेंगे। इसके अतिरिक्त इनकी जो पलकें हैं वो पलकें क्या है, झुकी हुई मिलेगी और टेढ़ी पलकें हैं इनकी मिलेगी। ये थे इनके शारीरिक लक्षण जो मंगोल प्रजाति से मिलते जुलते हैं। उसके बाद है व्यवसाय, काम क्या करते हैं। तो यहाँ आपको मैंने बताया कि बर्फ ही बर्फ पड़ती है तो इनके पास कोई काम है ही नहीं। और ये क्या करते हैं, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा था कि एस्किमो का मतलब है कच्चा मांस खाने वाला। तो ये लोग क्या करते हैं, आखेट का काम करते हैं। आखेट या शिकार, हंटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो मुख्यतः ये क्या होते हैं, आखेटक होते हैं। आखेट का ये काम करते हैं, इनका और कोई काम नहीं है। यानी शिकार करते हैं, शिकार को ही भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और इनके पास और कोई दूसरा काम नहीं। तो जो व्यवसाय ये करते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ आखेट करने का है। जो स्त्रियां हैं वो फिर भी क्या करती है, थोड़े बहुत जो जंगली कंदमूल या ये ऐसे बोल सकते हैं कि जो फूल पत्ते हैं उनको एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन पुरुष ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, शिकार का काम करते हैं। इनके शिकार को मौसम के आधार पर 3 भागों के अंदर बांटा जा सकता है, शीतकालीन आखेट, ग्रीष्मकालीन आखेट और बसंतकालीन आखेट। शिकार किसका करते हैं, मोस्टली ये क्या करते हैं, जो सर्दी का मौसम है उसके अंदर सील या व्हेल मछली का शिकार करते हैं। इसके अतिरिक्त गर्मी के मौसम के अंदर ये जो ध्रुवीय भालू है, खरगोश, लोमड़ी, हंस, बतख, केरीबाऊ, इनका ये शिकार करते हैं। तो सर्वप्रथम हम पढ़ रहे हैं शीतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट जो सर्दियों के अंदर जो किया जाता है वो है शीतकालीन आखेट। जब सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है तब ये यहाँ शीतकालीन आखेट करते हैं। और शीतकालीन जो आखेट है वो एक यंत्र है, कौन सा, हारपून, यानी भाले नुमा एक यंत्र होता है जिसको हारपून बोला जाता है। उसकी सहायता से ये क्या करते हैं, शीतकालीन आखेट करते हैं। अब करते कैसे, 2 विधियों से ये क्या करते हैं, शीतकालीन आखेट करते हैं। पहला है माउपोक विधि और दूसरी है इतुआरपोक विधि। माउपोक विधि के अंदर क्या किया जाता है, दोनों विधि के अंदर सील मछली का ही शिकार किया जाता है। अब शिकार करेंगे कैसे, पहली जो विधि है माउपोक विधि। माउपोक विधि के अंदर क्या किया जाता है कि जब सील मछली, क्योंकि यहां बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, तो जब सील मछली क्या करती है, बर्फ के अंदर से, क्योंकि बर्फ के नीचे पानी की सतह पाई जाती है और पानी की सतह या ऐसे बोल सकते हैं बर्फ की जो सतह है उसके नीचे क्या करती है, सील है वो तैरती रहती है। और वो बर्फ के अंदर से जो छिद्र बने होते हैं, कई बार छिद्र ये बना दिए जाते हैं किनके द्वारा, जो एस्किमो लोग उनके द्वारा। तो इन छिद्रों से क्या करती है सील मछली है वो अपना ऑक्सीजन लेती है, सांस लेती है। तो इस विधि के अंदर, माउपोक विधि के अंदर क्या किया जाता है, ये जो शिकार है ये अपने कुत्तों की सहायता से करते हैं। ये क्या करते हैं, जो बर्फ के छिद्र बने होते हैं उनके अंदर क्या कर देते हैं, एक हड्डी फंसा देते हैं और उस छिद्र को क्या कर देते हैं, बर्फ से थोड़ा सा ढक देते हैं। जैसे ही सील मछली वहां आएगी और वहां आकर क्या करती है, सांस लेगी, उसके बाद क्या होता है, वो हड्डी हिलने लग जाती है। हड्डी जैसे हिलने लग जाएगी, इसका कुत्ता है वो भौंकना शुरू कर देता है। तो जो एस्किमो शिकारी है उसको पता चल जाता है कि वहां सील मछली आ गई। तो वो क्या कर देता है, सील मछली को अपने भाले से, जिसको क्या बोला जाता है, हार्पून बोला जाता है, उससे क्या कर देता है,
उस मछली को घायल कर देता है, उसको फिर वहां से बाहर निकाल लिया जाता है। यानी जो माउपोक विधि है, इसके अंदर क्या है, बर्फ के अंदर एक छिद्र बनाकर एक हड्डी डालकर कुत्ते की सहायता से हार्पून नामक यंत्र से, हार्पून नामक भाले से क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। दूसरी है इतुआरपोक विधि। इतुआरपोक विधि, इसके अंदर क्या किया जाता है, बर्फ के अंदर दो छिद्र बनाए जाते हैं। दो छिद्र बनाए जाते हैं, यहां शिकारी एक था और एक कुत्ता था। लेकिन इस विधि के अंदर हम देखें, इतुआरपोक विधि के अंदर यहां दो छिद्र बनाए जाते हैं और दो ही व्यक्ति होते हैं। एक छिद्र के ऊपर यहां एक शिकारी क्या करता है, इसको भोजन डालता है। भोजन डालकर सील मछली को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और दूसरा व्यक्ति होता है वो यहां भाला लेकर पहले छिद्र के पास खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही मछली यहां आएगी इस भोजन को खाने के लिए, तो जो पहले छिद्र के पास वाला जो व्यक्ति है वो भाले से क्या कर देता है, उसके ऊपर वार करता है, सील मछली के ऊपर, और उसका क्या कर देता है, काम तमाम कर देता है। इस विधि को क्या बोला जाता है, इतुआरपोक विधि बोला जाता है। यानी माउपोक विधि के अंदर एक छिद्र और इतुआरपोक विधि के अंदर दो छिद्र बर्फ के अंदर बनाए जाते हैं। फर्क इतना है कि इसके अंदर दो छिद्र होंगे और दो ही क्या होंगे, आपके शिकारी होंगे। लेकिन जो माउपोक विधि है, इसके अंदर क्या है, ये अपने कुत्तों की सहायता से एक व्यक्ति ही क्या करता है, सील का शिकार करता है। ये था आपका शीतकालीन आखेट। उसके बाद है बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन जो आखेट है वो उतोक विधि से किया जाता है। उतोक विधि से किया जाता है। यहां हमने देखा कि शीतकालीन आखेट के लिए हार्पून का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन बसंतकालीन जो आखेट है वो मोस्टली धनुष बाणों की सहायता से किया जाता है। अब बसंतकालीन आखेट के अंदर क्या करते हैं, क्योंकि जो सील मछली है, यहां हमने देखा कि यहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी, लेकिन बसंत काल के समय क्या है, जो बर्फ वो पिघल जाती है, पिघलना शुरू कर देती है, थोड़ी बहुत धूप निकलने भी शुरू हो जाती है। इसलिए जो सील मछली है वो धूप सेंकने के लिए बर्फ से बाहर निकल आती है। जैसे ही बर्फ से बाहर आएगी, वो झुंड के अंदर रहेगी, तो ये लोग क्या करते हैं, एस्किमो लोग हैं, वो अलग अलग फैल जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं। अटैक करके उनको क्या कर देती है, घायल कर देती है। एक तो ये सीधा सा मेथड। दूसरी एक विधि और है कि जब एक शिकारी, सिर्फ एक शिकारी क्या करेगा, रेंगता हुआ सील मछली जहां झुंड के अंदर होगी वहां रेंगता हुआ उनके पास जाएगा। उनके पास जाकर अपने हार्पून से, यहां मैंने बताया कि मोस्टली ये शिकार तो करते हैं किसकी सहायता से, धनुष बाण से। लेकिन जो उतोक विधि है उसके अंदर क्या करेंगे कि एक शिकारी रेंगता हुआ जाएगा किनके समूह के पास, सील मछली के समूह के पास जो धूप सेक रही होगी, और रेंगता हुआ धीरे से जाकर हार्पून से मछलियों के ऊपर क्या कर देता है, हमला कर देता है, जिसके अंदर वो भाले का प्रयोग करता है। तो रेंग कर जाता है फिर अटैक करता है। इस विधि को बोला जाता है उतोक विधि। ये था आपका बसंतकालीन आखेट। तीसरा है ग्रीष्मकालीन आखेट। ग्रीष्मकालीन आखेट, जैसे मैंने यहाँ वनस्पति वाले में जिक्र किया था कि ग्रीष्म काल के अंदर क्या है, थोड़ी बहुत वनस्पति, रंग बिरंगे फूल यहाँ उगाते हैं। तो इनको खाने के लिए जो आपके खरगोश, इसके अतिरिक्त खरगोश के अतिरिक्त जो रेंडियर है, लोमड़ी है, हंस है, बतख है, ये जानवर क्या है, आ जाते हैं इस क्षेत्र के अंदर। तो ये लोग क्या करते हैं, या तो बच्चे की सहायता से या जाल या फंदे की सहायता से क्या करते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। कौन से मौसम के अंदर, ग्रीष्म काल के अंदर। अब यहां 3 मौसम मैंने आपको बताए हैं, शीतकालीन मौसम, ग्रीष्मकालीन और बसंतकालीन मौसम। लेकिन यहां एक चीज और बताई है कि इस मौसम के अंदर, कौन से मौसम के अंदर, ग्रीष्म काल के अंदर ही जो ज्यादातर जानवर है वो इस क्षेत्र के अंदर आते हैं। जैसे ही शीत ऋतु का टाइम आता है, यहाँ सील और व्हेल मछली को छोड़कर या ध्रुवी भालू को छोड़कर बाकी जानवर क्या कर जाते हैं, यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस टाइम ये लोग क्या करते हैं, शीतकालीन जो समय है उस टाइम ये क्या करते हैं, जिनका ग्रीष्म काल के अंदर ये शिकार करेंगे उस मांस को ये बर्फ के गड्ढों के अंदर दबा देते हैं, यानी ये क्या करते हैं, उसका स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा जो स्त्रियां हैं वो क्या करेगी, जो कंदमूल है, बेर है, उन वनस्पतियों को ये क्या कर लेगी, इकट्ठा कर लेगी और उनको क्या करती है, स्टोरेज करके रखती है, यानी स्टोर करने में माहिर होते हैं। कौन से मौसम के लिए, शीतकालीन जो समय है। ये था इनका व्यवसाय। तो व्यवसाय इनका जो था वो क्या था, आकेट का। उसके बाद है भोजन।
अब यहाँ हम शुरू से ही जिक्र कर रहे हैं कि इनका जो भोजन है वो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करते हैं, मांस को खाते हैं। मांस ये कई बार कच्चा खाते हैं, कई बार मांस को उबाल कर भी ये खाते हैं। मांस को कच्चा या पक्का दोनों रूपों के अंदर ये खाते हैं। और मांस को ये क्या करते हैं, स्टोर करके भी रखते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो शीतकाल के टाइम ये आखेट करते हैं उसको ये क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो ये मांस खाते हैं। मांस के अलावा जैसे मैंने बताया था कि जो एस्किमो स्त्रियां होती है वो बेर, कंदमूल और फल इकट्ठे कर लेती है, तो वो भी ये खाती है। ये था इनका भोजन। अब है वस्त्र। वस्त्र किस प्रकार के हैं, तो वस्त्र इनके किस प्रकार के हों, तो यहां हमने पढ़ा था कि ये जो लोग हैं, एस्किमो लोग हैं, ये कोई काम नहीं करते, सिर्फ शिकार करते हैं। तो इनके जो वस्त्र हैं वो क्या है, ये जो शिकार करते हैं जिन जानवरों का, जैसे ये रेंडियर का शिकार करते हैं, व्हेल का करते हैं, सील का शिकार करते हैं, तो इनकी चमड़ी से ही बने वस्त्र ये पहनते हैं। अब इनके वस्त्रों के नाम मैंने लिखे हैं, तिमियोक, ओडनाक, उमावत, कॉमिक्स और मुकलुक्स। ये 4-5 मैंने नेम लिखे। सबसे पहले तिमियोक। तिमियोक कौन सा वस्त्र होगा, तिमियोक पुरुषों के द्वारा, एक चीज और यहाँ नोट कर ले कि यहाँ स्त्रियां और पुरुष एक जैसे ही वस्त्र पहनते हैं, इनके वस्त्रों के अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। तो तिमियोक क्या होता है, एक जर्सी जो हम पहनते हैं वैसा ही वस्त्र होता है जिसकी बाहें बहुत ज्यादा लंबी होती है, उसको क्या बोला जाता है, तिमियोक। यानी एक बाहानुमा जिसकी बाहें बहुत ज्यादा लंबी होती है, जर्सी नुमा एक वस्त्र होता है जिसको तिमियोक बोला जाता है। तिमियोक के ऊपर एक और वस्त्र ये डालते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ओढ़नाक बोला जाता है। ओढ़ना अपने भी यहाँ ओढ़ते हैं, तो तिमियोक के ऊपर जो एक वस्त्र ये यूज करते हैं उसको ओढ़नाक बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ मैंने एक और लिखा है अमाउथ। अमाउथ क्या होता है, स्त्रियां एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहनती है जिसको माउथ बोला जाता है। अमाउथ के अंदर क्या होता है, स्त्रियों की जो पीठ होती है उसके अंदर एक जेब होती है बहुत बड़ी, उस जेब के अंदर जब वो कोई काम करती है तो बच्चों को रखती है। यानी माउथ क्या है, स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला एक कपड़ा है, एक वस्त्र है, जिसके अंदर क्या है, पीछे पीठ पर एक जेब होती है और उस जेब के अंदर बच्चे को क्या करती है, वो रखती है, जो वो किसी प्रकार का कार्य करती है। उसके बाद कॉमिक्स और मुगलुक्स, ये क्या होते हैं, इनके जूते होते हैं। कॉमिक्स और मुगलुक्स ये क्या है, इनके जूते होते हैं जो जानवरों की खाल से बने होते हैं। तो कॉमिक्स और मुगलुक्स नाम की ये क्या पहनते हैं, जूते पहनते हैं। इसके अतिरिक्त यहां मैंने बताया था कि यहाँ बर्फीली आंधियां चलती है और बर्फ ही बर्फ है, इसलिए सूर्य की किरणें जब बर्फ के ऊपर पड़ती है तो वहां से रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए ये वालरस, एक जानवर यहाँ पाया जाता है, वालरस के दांतों से बने छिद्र नुमा चश्मे का प्रयोग करते हैं। यानी ये लोग चश्मा भी पहनते हैं। कौन से जानवर से, वालरस जो जानवर है उसके दांतों से बने चश्मे ये पहनते हैं। उसके बाद है इनके आवास। आवास किस प्रकार के हों, तो यहाँ आवास के अंदर भी मैंने 2 चीजें लिखी है। आवास ये मौसम के अनुसार बनाते हैं अपना। गर्मियों के अंदर इनका घर अलग टाइप का होगा और सर्दियों के अंदर अलग टाइप का। इग्लू का नाम आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है, छोटी क्लासेस के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। तो जब सर्दी का टाइम होता है तो ये क्या करते हैं, बर्फ से अपना घर बनाते हैं। बर्फ की जो चौकोर सीढ़ी ये काट लेते हैं, उनकी सहायता से क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, इग्लू बोला जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर ये क्या करते हैं, जो जानवरों की खाल है, जैसे सील मछली है, उसकी खाल से ये क्या कर लेते हैं, एक अपना तंबू बना लेते हैं। उस तंबू को क्या बोला जाता है, शू पिक्स बोला जाता है। तो गर्मियों के अंदर ये शू पिक्स के अंदर रहते हैं, तंबू के अंदर रहते हैं, और सर्दी का जब टाइम आता है तो बर्फ से बने घर के अंदर रहते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, इग्लू बोला जाता है। उसके बाद है यातायात के साधन। यातायात के साधन किस प्रकार के, ये प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ बर्फ ही बर्फ पड़ती है, इसलिए यातायात के जो साधन है वो ऐसे ही साधन मिलेंगे जो या पानी के अंदर चल सके या बर्फ के ऊपर चल सके। तो सबसे पहला है स्लेज, ये भी बड़ा फेमस नेम है। तो स्लेज क्या होती है, एक प्रकार की गाड़ी होती है जिनके पहिए नहीं होते, जिनको क्या किया जाता है, ये लोग कुत्ते या रेंडियर की सहायता से खींचते हैं। यानी स्लेज क्या होती है, एक बिन पहिए की गाड़ी होती है जिसको कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं, जो बर्फ के ऊपर फिसलती हुई चलती है। एक तो होती है इनकी स्लेज गाड़ी होती है। इसके अलावा कयाक और उमियाक, ये 2 नावें हैं, नाव के नाम है कयाक और उमियाक। कयाक क्या होती है, छोटी नाव होती है जो साइज में छोटी होती है, और उमियाक क्या होती है, बड़ी नाव होती है।
कयाक का प्रयोग छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो बड़े जानवरों जैसे सील या व्हेल का शिकार किया जाता है तो उमियाक नाव का प्रयोग किया जाता है। तो स्लेज एक प्रकार की गाड़ी होती है जिसके पहिए नहीं होते, और कयाक और उमियाक ये क्या है, दो नावें होती है, जिसमें कयाक छोटी नाव होती है जो छोटे जानवरों के शिकार के टाइम प्रयोग की जाती है, और उमियाक बड़ी नाव होती है जो बड़े जानवरों के शिकार के टाइम यूज की जाती है। इसके अलावा है इनका सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन इनका किस प्रकार का, तो इनका जो समाज है वो क्या है, पितृवंशीय या पितृसत्तात्मक परिवार है वो इनका पाया जाता है। यहाँ जो घर के अंदर जो सबसे बुजुर्ग जो है वो ही क्या है, घर का मुखिया है, पितृसत्तात्मक परिवार है, और घर के अंदर जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा मेल मेंबर है वो ही परिवार का मुखिया है। घर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उसके अंदर जो छोटे लोग हैं वो उस बुजुर्ग व्यक्ति की आज्ञा का पालन करते हैं। वो ही डिसाइड करता है कि हमें कौन से स्थान के ऊपर रहना है, किस प्रकार का शिकार करना है। तो यहाँ जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं, अंधविश्वास बहुत ज्यादा करते हैं। ये जादू टोना और भूत प्रेत के अंदर भी विश्वास करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा पद्धति के अंदर भी विश्वास रखते हैं। ये सेदना, एक समुद्र की देवी सेदना नामक जो समुद्री देवी है उसकी एक लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इसके अलावा इनके वस्त्र जो हमने पढ़े थे ये इसी के अंदर आ जाएगा, सामाजिक संगठन के अंदर, कि ये अपने कपड़े कभी नहीं बदलते। इनके जो कपड़े हैं वो हमने पढ़ा था कि जानवरों की खाल से बने होते हैं, मोटे कपड़े होते हैं, लेकिन एक बार पहनने के बाद जब तक वो कपड़ा फट नहीं जाए तब तक ये कपड़े को चेंज नहीं करते हैं, और ये नहाते बिल्कुल भी नहीं। ये था इनका सामाजिक संगठन। तो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने एस्किमो के बारे में मेन बातें पढ़ी है। अगर वैसे हम करें तो ये जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है एस्किमो जनजाति का, वो 2 या 3 वीडियोस के अंदर कवर होगा, लेकिन मैंने नोट्स आपको भेज दिए हैं। जिस बच्चे को नहीं मिले हैं वो मेरे से संपर्क कर सकता है, और थोड़े टाइम के अंदर ही मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है। अगर फिर भी किसी को समझ में ना आए तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है, दोबारा से मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। धन्यवाद।